नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम जो आपके दिसंबर 2020 से 21 में हुआ है ना, रेलवे एनटीपीसी का। उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ से लगभग 50 के आसपास सवाल पूछे गए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यानी लगभग हर एक सेट में एक सवाल तो आपका पूछा ही गया है। तो ये सभी 50 क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ, वैसे सभी 50 क्वेश्चंस इस टाइप से वन बाय वन अपन देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको पता है इसमें कुछ ऐसे डाटा हैं जो 2025 में अपडेट हुए, वो साथ में रहेंगे। और भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट एक सवाल में आपको 10-10 फैक्ट मिल जाएंगे। यानी उनसे रिलेटेड जो सवाल बनेंगे ना, वो यहीं से, और बहुत ज्यादा संभावना है कि इनमें से आपको सवाल देखने को मिले और नहीं भी मिले। इससे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्योरी का पूरा वीडियो डाला था, जिसमें डीपली अपन ने सारा कुछ कवर किया था और कैंडिडेट ने बोला था कि इतने ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं क्या। बिल्कुल, आपने टेक्नीशियन वगैरह एग्जाम देखा है तो एक एक पॉइंट से सवाल पूछा गया है, इसलिए वो वीडियो नहीं देखा तो इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी थ्योरी और कंसेप्ट आपने देखा। अब यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा है, इससे सवाल जो पूछे गए हैं एनटीपीसी 2020-21 में 50 सवाल देखते हैं एक एक करके। ये सभी इस टाइप से सवाल रहेंगे और इसकी पीडीएफ इससे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की भी आज डाल दी है टेलीग्राम पर। इसकी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है जो रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 2024 में 25 में भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल का चैप्टर वाइज जीके जीएस साइंस के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है, हमारी वेबसाइट से आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज कर लेना। तो चलिए यहाँ पर इसकी शुरुआत करने से पहले, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना 31 मई से पहले, आप एक लकी व्यूअर हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो पर ये लोवेस्ट प्राइस है अब तक का। 2025 में आप देखेंगे इससे कम प्राइस आज तक डील नहीं है यही टेक्स्ट बुक पर। अब इस हेतु आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज करना है और पास प्रो आप टेक्स्ट बुक वेबसाइट से लेना, बाद में ऐप से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट से लेने पर 30 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मैक्स के लिए आपको ऐप से ही लेना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित, और यदि आप पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है, थोड़े टफ लेवल के मॉक भी इधर मिल जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर और उन पर आधारित मॉक दोनों में मिलने वाले हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही पासपोर्ट में सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे 31 मई से पहले पहले। तो चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारे सवाल। पहला सवाल, अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद किस भौतिक विज्ञानी ने कहा यदि परमाणु विस्फोटों से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा को मशीनरी आदि चलाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो ये एक दूरगामी चरित्र की औद्योगिक क्रांति लाएगा। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों आर एस कृष्णन। आर एस कृष्णन ने क्या कहा कि यदि ये भयानक शक्ति जो परमाणु ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये मानवता के विनाश के लिए नहीं बल्कि उसके कल्याण के लिए प्रयोग लाई जाए, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, मशीनरी में काम में लिया जाए ना, तो ये नए युग की शुरुआत करेगी, आर एस कृष्णन ने कहा है। और यदि परमाणु हमले के लिए, परमाणु हथियारों के काम में लाई जाती है तो ये विनाश का कारण बनेगी। तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर आर एस कृष्णन, जो भारतीय भौतिक विज्ञानी थे और सीवी रमन के सहयोगी भी रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका सवाल है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 में कहां पर हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। TAPS इसका शॉर्ट नाम है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो संचालित है? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और इस तारापुर की बात करें तो इसमें वर्तमान में 4 यूनिट है, TAPS 1 और TAPS 2। जो प्रारंभिक 2 यूनिट है ये 1969 में स्टार्ट हुई थी और शुरुआत की 2 यूनिट किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी? BWR यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब BWR टेक्नोलॉजी अमेरिका से ली गई है, तो अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका से ली गई टेक्नोलॉजी पर ये प्रथम 2 रिएक्टर यूनिट हैं, वो शुरू किए गए थे 1969 में तारापुर में, जिनकी कैपेसिटी थी 160 मेगावाट। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर सहयोगी देश आप यूएसए कहेंगे इस टेक्नोलॉजी के लिए। अब तारापुर में वर्तमान में 4 यूनिट संचालित हैं, जिसमें जो TAPS 3 और 4 है ना, ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
अब देखो, तारापुर तो आपका प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। नाभिक के परमाणु जो सेंटर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो तारापुर 1969 में। आपको पूछ रहे प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, प्रथम रिएक्टर का पूछ रहे, तो वो आपका अप्सरा है। आप कहेंगे पावर प्लांट और रिएक्टर में क्या अंतर है? देखिए, पावर प्लांट के अंतर्गत ही रिएक्टर होता है। जैसे मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं ना, जो ये तारापुर है, यहाँ पर पूरी फैसिलिटी रहती है बिजली उत्पादन के लिए। इसमें एक से अधिक यूनिट हो सकते हैं, रिएक्टर यूनिट हो सकते हैं। इसमें आपका टरबाइन होगा, ठीक है, जनरेटर होगा, इसमें कूलिंग का सिस्टम अलग होगा, कूलिंग टावर अलग होगा, सुरक्षा प्रणाली, जो पूरा सिस्टम है वो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। इस पावर प्लांट में एक रिएक्टर यूनिट है, ऐसा भाग जहां पर ये नाभिक की अभिक्रिया होती है, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहां पर जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये जो फ्यूल है ना, ऐसे जो नाभिक के ईंधन है, उनसे श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया होती है। जैसे कुडनकुलम यूनिट फर्स्ट, इधर आपने देखा टीएपीएस थर्ड, फोर, ये रिएक्टर यूनिट है कहीं ना कहीं। इसी प्रकार से जो प्रथम परमाणु रिएक्टर यूनिट थी ना, वो शोध हेतु थी, बिजली उत्पादन करने हेतु नहीं, पहले शोध कार्य हेतु अप्सरा इसका यूनिट का नाम है। उत्पादन तो 1969 में स्टार्ट हुआ है ये टीएपीएस से, लेकिन शोध हेतु या फिर प्रथम परमाणु रिएक्टर जो भारत में स्थापित हुआ वो अप्सरा है। कहां पर हुआ है? ये ट्रॉम्बे, मुंबई में 1956 में, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहां पर। और प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा तारापुर में। ये दो फैक्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है ना कि भारत का सबसे प्राचीन, यहाँ पर सबसे पहले स्थापित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, वो तारापुर है। इस टाइप से आपको भारत के जितने भी 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी स्थापना और उनका कोई विशेष विवरण है, वो याद होना चाहिए। तो बात करें अपन तारापुर का, तो आपने देख लिया। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो राजस्थान रावतभाटा कोटा में है। और जो आपने ऊपर देखा तारापुर 1969 में स्थापित, ये 1973 में स्थापित। ये भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है तारापुर के बाद में, और PHWR तकनीक पर आधारित है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर जो टेक्नोलॉजी है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये तमिलनाडु कलपक्कम में है, 1984 में स्थापित हुआ है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 1991 में स्थापित हुआ है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में 1993 में स्थापित। केगा केगा कर्नाटक में है 2000 में। अब तमिलनाडु में ऊपर आपने देखा मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु, और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी तमिलनाडु में, ठीक है। केगा कर्नाटक में है। और लेटेस्ट आपको पूछे, जैसे सबसे आपको पहले का पूछा तारापुर, इसी टाइप से सबसे नवीनतम कौन सा ऊर्जा या फिर ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे नवीनतम कौन सा, तो ये तमिलनाडु में कुडनकुलम सबसे नवीनतम है 2013-14 में। किस देश के सहयोग से स्थापित है? रूस की मदद से इसको स्थापित किया गया है कुडनकुलम को, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो VVER है, ठीक है। कुडनकुलम ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, ध्यान देना, सबसे नवीनतम है। तो ये 7 प्रमुख पावर प्लांट हैं, कब स्थापित हुए हैं और कहां पर है, ये याद रखना आपको जरूरी है। 2 टर्म यहां पर आई है, एक तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। शुरुआत में आपने तारापुर में देखा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। 2 पहली यूनिट तारापुर की TAPS फर्स्ट और सेकंड BWR टेक्नोलॉजी पर है। बाकी जितने भी यूनिट आपने अलग अलग देखी है, राजस्थान की हो, चाहे केगा की हो, काकरापार की हो, इसमें PHWR टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। और लास्ट में कुडनकुलम में जो टेक्नोलॉजी है वो VVER है, वो रशिया वाली टेक्नोलॉजी है, कुडनकुलम में प्रयुक्त हुई है। अब अगला सवाल जो आपको NTPC 2020-21 में पूछा है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो अप्सरा आपको ऊपर ही बताया, जो शोध कार्य है तो 1956 में शुरुआत हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में। ये किसकी सहायता से बनाया गया था? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है यूके की सहायता से। ये यूके यूनाइटेड किंगडम की सहायता से है। इसका नाम है अप्सरा, और ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसके द्वारा डिजाइन किया गया, यूके की सहायता से बनाया गया है। अप्सरा वैसे कोई फुल फॉर्म नहीं है, अप्सरा सुंदरता के रेफरेंस में लेते हो आप काम। स्थापना ये 4 अगस्त 1956 में हुआ है। उद्घाटन इसका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। और ये भारत और एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। ये रिसर्च के काम के लिए है, बिजली उत्पादन के काम के लिए नहीं। रिसर्च इस पर किए जाएंगे और बड़े स्तर पर फिर वो पावर प्लांट में स्थापित किया जाएगा। तो ये अप्सरा सबसे पहले 1956 में ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित हुआ, यूके के सहयोग से हुआ है। इसमें फ्यूल के रूप में हाई एंकरेज यूरेनियम का प्रयोग किया गया। उपयोग ये अनुसंधान में किया गया था। स्थिति 2009 से ये बंद कर दिया गया, शोध हो गया 2009 में से बंद कर दिया गया। अब ये तो आपको पूछा है कि प्रथम न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो किस देश की सहायता से बनाया गया था? यूके की। इसी प्रकार से एक और न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है साइरस। साइरस रिएक्टर है, ये भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है और कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, कनाडा के सहयोग से। तो दोनों अप्सरा यूके और साइरस कनाडा के सहयोग से। साइरस यानी यहां पर कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको NTPC 2020-21 में पूछा गया, भारत में
कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? भारत में टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर, जब उस समय सवाल पूछा गया था 2020 के रेफरेंस में, उस टाइम थे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। अभी वर्तमान में स्थिति की बात करें, मई 2025 की स्थिति के अकॉर्डिंग 25 यहां पर ऑपरेशनल परमाणु रिएक्टर हैं, जिसकी कुल कैपेसिटी है 8880 मेगावाट है। तो वर्तमान में 25 है, पहले 22 थे। ये रिएक्टर देश के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपको ऊपर बताए थे, और इन 25 रिएक्टर से जो 8880 मेगावाट है स्थापित क्षमता है, और ये क्षमता भारत की कुल विद्युत उत्पादन की लगभग 3% योगदान देती है। भारत में जितना भी विद्युत उत्पादन अलग अलग सोर्स से होता है, जैसे सबसे अधिक उत्पादन है वो थर्मल से होता है, 70+% थर्मल से होता है। और इस टाइप से अपन परमाणु ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन देखेंगे तो वो 3% होता है। कितना होता है? 3% है। और इस 3% से आगे सवाल भी पूछा गया एनटीपीसी 2020-21 में। उस समय 3 नहीं था, 1.5% के आसपास था, लेकिन सवाल पूछा गया था। तो ये भारत में स्थापित 7 संयंत्र, और उसमें कुल रिएक्टर आप देख पा रहे हो। तारापुर में 4 रिएक्टर है संचालित, जो 1400 मेगावाट कैपेसिटी है। तारापुर जो सबसे पहले 1969 में स्थापित हुआ था। राजस्थान यहाँ पर सेकंड जो स्थापित हुआ है, रावतभाटा राजस्थान, इसमें 7 रिएक्टर है, 17। बाकी आपको चाहिए रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम के जीके जीएस है, चाहे 2024 के है, 2025 की बात करें, 2025 में अभी मार्च में आरपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। सभी 36 शिफ्ट के आपको 1800 जीके जीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड है, सरकारी योजनाएं हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी है, नृत्योत्सव है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। सभी इस टाइप से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। टीटीजे के कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साइंस स्पेशल कोर्स भी अपना ऐप पर अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर दो। तो साथ साथ यहाँ पर आप कैपेसिटी भी देख पा रहे हो। आगे सवाल आएगा कैपेसिटी से, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस न्यूक्लियर पावर प्लांट की है? तो अभी भी देख सकते हो, तारापुर की 1400 मेगावाट, राजस्थान की 1780 मेगावाट है। मद्रास की जो कलपक्कम तमिलनाडु में, इसमें 2 रिएक्टर है, 440 मेगावाट है। केगा केगा कर्नाटक में, इसमें 4 रिएक्टर है। ये कितने रिएक्टर है? टोटल कैपेसिटी आपको जरूर याद होनी चाहिए। कुडनकुलम में 2 रिएक्टर है, 2000 मेगावाट के, नहीं, 1 रिएक्टर 1000 मेगावाट का, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर, इसमें 440 मेगावाट है। काकरापार ये गुजरात में है, इसमें भी 4 रिएक्टर है, 1840 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है। तो टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे ना, सबसे अधिक इसकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2000 मेगावाट कुडनकुलम की। कुडनकुलम के बाद आप क्या था? काकरापार। काकरापार के बाद यहाँ पर राजस्थान, उसके बाद आपका 4 नंबर पर तारापुर है, फिर यहाँ पर आपका केगा, और मद्रास और नरोरा में 440 मेगावाट है, दोनों में समान कैपेसिटी है। तो कुडनकुलम संयंत्र आपने ऊपर देखा रशिया के सहयोग से है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो 25 रिएक्टर हैं जो अभी संचालित हैं, और 11 रिएक्टर फिलहाल निर्माणाधीन है। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? उस समय जब सवाल पूछा था, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। कहां पर? तो इसका आंसर है गोरखपुर। कहां पर? गोरखपुर में नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो बन रहा है। इसे गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है, वो कहा गया है। तो 8 रिएक्टर अभी आप कह सकते हो, लेकिन गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है, ये निर्माणाधीन है, अभी संचालित नहीं है। 8 हो जाएगा बाद में। 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब निर्माणाधीन की अपन बात कर रहे हैं। निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? इस निर्माणाधीन में दोस्तों ये गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो निर्माणाधीन में काकरापार का ऊपर देखा आपने गुजरात में, लेकिन 1-2 यूनिट है। तीसरी और चौथी यूनिट काकरापार फिलहाल निर्माणाधीन है, और इसमें 700 मेगावाट प्रत्येक की कैपेसिटी, तो दोनों की 1400 मेगावाट हो जाएगी। राजस्थान में यूनिट 7 और 8 निर्माणाधीन है, 700 मेगावाट प्रत्येक की कैपेसिटी है। कुडनकुलम में यूनिट 3 और 4 निर्माणाधीन है, और इस प्रकार 1000 मेगावाट है प्रत्येक की, तो दोनों की 2000 हो जाएगी। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निर्माणाधीन, 500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और गोरखपुर हरियाणा वाला आपने देखा 2800 मेगावाट है, दोनों यूनिट यहाँ पर 1400 मेगावाट की रहने वाली है। अब प्लान कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा परियोजना जो प्लान की है, लेकिन इसका कार्य स्टार्ट नहीं किया, योजना बनाई है फिलहाल। माही बांसवाड़ा परमाणु योजना जो ऊर्जा परियोजना है राजस्थान में, 2800 मेगावाट कैपेसिटी है माही बांसवाड़ा। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है, यूनिट 3 और 4 इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना ये मध्य प्रदेश में है, 1400 मेगावाट कैपेसिटी है। भीमपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में 2800 मेगावाट कैपेसिटी है।
और गोरखपुर का आपने देखा यूनिट 3 और 4 की बात कर रहे हैं, वो अभी प्लान्ड है, निर्माणाधीन है यूनिट 1 और 2 जिसकी कैपेसिटी 1400 मेगावाट थी। भीमपुर मध्य प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में यूनिट 5 और 6 की बात हो रही है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, इसमें 9900 मेगावाट कैपेसिटी आप देख पा रहे हो, प्रत्येक यूनिट की यहाँ पर 1650 मेगावाट इस प्रकार 6 रहने वाली है। और ध्यान देना जैतापुर फ्रांस के संयोग से ये नियोजित है, प्लान्ड है। कोवड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना आंध्र प्रदेश में 6600 मेगावाट कैपेसिटी है, कोवड़ा आंध्र प्रदेश की, अमेरिका के सहयोग से समझौता अभी तक विचाराधीन है। मिथी बिरडी परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात में है, कैपेसिटी 6000 मेगावाट। हरिपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पश्चिम बंगाल में। तो ये जितने भी प्लांट है निर्माणाधीन है और संचालित है, सभी का पता होना चाहिए कौन सा प्लांट कहां पर है। अगला सवाल यहाँ पर है, नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो वर्तमान में ऑपरेशनल है, संचालित है। उनमें सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, मोस्ट रिसेंट है? ये दोस्तों कुडनकुलम वाला हो जाएगा। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में 2013-14 में स्थापित किया गया है। और कुडनकुलम सबसे नवीनतम, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी और VVER टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया गया जो रशिया से ली गई है। इसकी कैपेसिटी सबसे अधिक है वर्तमान संचालित में कुडनकुलम की 2000 मेगावाट है, तमिलनाडु में स्थापित है। इसमें यहाँ पर 2 यूनिट है जो रिएक्टर यूनिट है, कार्यरत है, KKNPP 1 और 2, दोनों की 1000 मेगावाट है। और सबसे पहले 31 दिसंबर 2014 को ये चालू की गई और 2 वाली 31 मार्च 2017 को। रशिया के सहयोग से स्थापित संयंत्र है, नवीनतम संयंत्र है, सबसे अधिक कैपेसिटी का ये संयंत्र हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया, न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर पावर प्लांट की दोष क्या है? तो दोष जो ऑप्शन आधारित सवाल था, इसमें यहाँ पर दोष बता देता हूं। पहला दोष यहाँ पर रेडियोधर्मी अपशिष्ट, परमाणु संयंत्र से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, कचरा है, वो अत्यधिक रेडियोधर्मी है, जिनकी रेज बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इसे सुरक्षित तरीके से हजारों वर्षों तक संग्रहित करना पड़ता है, इसे फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि वो विकिरण है, वो काफी हानिकारक है। दुर्घटना का खतरा, यदि सुरक्षा में चूक हो जाए जैसे चेरनोबिल या फिर फुकुशिमा में हुई थी, तो विस्फोट या रिसाव के कारण व्यापक जनहानि व पर्यावरण क्षति हो सकती है। दुर्घटना का खतरा है भाई, परमाणु के साथ खेल रहे हो आप। महंगा निर्माण व रखरखाव, न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करना और चालू रखने में भारी निवेश और उच्च टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती है। प्राकृतिक आपदाओं से खतरा, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं संयंत्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे फुकुशिमा जापान में हुआ था। आपको बता दूं जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। निष्क्रियता का समय, संयंत्रों को बंद करने या मरम्मत करने में बहुत समय या लागत लगती है। जल की अत्यधिक आवश्यकता रहती है शीतलन के लिए। परमाणु हथियारों में दुरुपयोग का खतरा, परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग करके परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो 7 प्रमुख ड्रॉबैक यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट है जो भी स्थापित करता है देश, सोच समझकर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका योगदान भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं ना, ये सभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता देता हूं कौन कौन रहे हैं, पूरी लिस्ट है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग है, उनके अध्यक्ष की सूची। पहले आयोग जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वो होमी जहांगीर भाभा रहे थे 1948 से 1966 तक। सेकंड अध्यक्ष जो रहे हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के, विक्रम साराभाई। उसके बाद HN सेठना रहे हैं। राजा रमना भी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। MR श्रीनिवासन रहे हैं। PK एंगार, R चिदम्बरम, अनिल काकोडकर, श्री कुमार बनर्जी, रतन कुमार सिन्हा, शेखर बसु, KN व्यास, अजित कुमार मोहंती, जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 2023 से वर्तमान में कौन है? अजित कुमार मोहंती। एक बार नाम दोबारा रिवाइज कर लो, पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं या फिर कौन जुड़े हुए नहीं है परमाणु कार्यक्रम से? KN व्यास, अजित कुमार मोहंती, शेखर बसु, रतन कुमार सिन्हा, श्री कुमार बनर्जी, अनिल काकोडकर, R चिदम्बरम, PK अयंगर, MR श्रीनिवासन, राजा रमना, HN सेठना, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, ये सभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऊपर जो नाम थे इनमें से आप देखेंगे CNR राव का नाम नहीं आया है, जो इंडियन केमिस्ट है, ये नहीं जुड़े हुए हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से। होमी जहांगीर भाभा है, ये भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की थी। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका पहले नाम था AEET, इनके सम्मान में बाद में नाम पड़ा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है 3 जनवरी 1954 को ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ। उस समय इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे 8। इसका नाम 1954 में स्थापित हुआ, लेकिन 1966 में इसका नाम भाभा के निधन के बाद 8 का नाम BARC किया गया। ट्रॉम्बे मुंबई में है
और राजा रमना भी ऑप्शन में दे रखा है, तो राजा रमना पर एक सेंटर भी है इंदौर में, ध्यान देना। और बीएआरसी की निदेशक रह चुके हैं राजा रमना। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, उस समय ये प्रमुख वैज्ञानिक भी थे। शेखर बासु परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और बाग के निदेशक है 2015 से 18। उन्होंने भारत की परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगले सवाल के तरफ अपन स्विच करते हैं। बाकी यहाँ पर बात ऊपर हो रही थी ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई है? 3 अगस्त 1948 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया था? प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर विश्व में। अब आपने देखा कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, लेकिन सवाल में पूछा है कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया गया है और वो भी इस प्रकार विश्व में प्रथम है, वो है दोस्तों कामिनी। कामिनी का मतलब है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ये अनुसंधान रिएक्टर है, रिसर्च के लिए रिएक्टर है ये। और ये कहां पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, वहां पर स्थित है कामिनी रिएक्टर, यानी कलपक्कम मिनी रिएक्टर है, जो विश्व का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया है। 1996 में इसकी स्थापना हुई है। यूरेनियम 233 आधारित अनुसंधान रिएक्टर है। इसका थर्मल आउटपुट 30 किलोवाट का है। और कामिनी रिएक्टर दुनिया का एकमात्र चालू परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग कर रहा है, और पहला ही ये रिएक्टर है जो थोरियम ईंधन चक्र से प्राप्त यूरेनियम है ना 233, इसका उपयोग कर रहा है ये। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो ऊपर ही आपको बताया था भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। 2 यूनिट है यहाँ पर, प्रत्येक की 1000 मेगावाट कैपेसिटी है, तो दोनों की 2000 मेगावाट हो जाएगी। और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र है क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा कुडनकुलम है, 2000 मेगावाट है तमिलनाडु में। उसके बाद काकरापार है 1840 मेगावाट है गुजरात में। राजस्थान का 1780 मेगावाट है। उसके बाद तारापुर है 1400 मेगावाट है जो महाराष्ट्र में है। केगा है कर्नाटक में 880 मेगावाट। मद्रास कलपक्कम 440 मेगावाट। नरोरा है 440 मेगावाट उत्तर प्रदेश में। और ये तो ऊपर थे आपके सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट, लेकिन आपको पूछ रहे सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी 4760 मेगावाट है। थर्मल का सबसे बड़ा है विंध्याचल। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में पूछा, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्रेफाइट का, जल का, भारी जल का होता है। बोरॉन का उपयोग मंदक के रूप में नहीं होता है। बोरॉन एक न्यूट्रॉन अवशोषक है, मंदक नहीं है। इसका प्रयोग रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, न कि न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है ताकि न्यूट्रॉन आसानी से यूरेनियम 235 जैसे फिजन ईंधन से अभिक्रिया कर सकें। तो न्यूट्रॉन की गति बहुत तीव्र होती है, इसकी गति को कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से जो मंदक काम में आते हैं उसमें ग्रेफाइट है, सामान्य जल है, भारी जल है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये सभी मंदक के रूप में कार्य करते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करने के लिए, विखंडन की गति को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। फ्यूल के रूप में जब ये नाभिक के रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, इसमें फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास में? हाईएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो है दोस्तों यूएस के पास में 94 न्यूक्लियर रिएक्टर है। और देशों को बोल रहा है, यूएसए वगैरह तो संधि हो रखी है कि आप तो नहीं बना सकते हो परमाणु हथियार, लेकिन हम बना सकते हैं। ऐसे 5 देश हैं, वो बोल रहे हैं हम बना सकते हैं। आगे सवाल आएगा। तो यूएस के पास में यहां पर इस टाइप से 94 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। चीन के पास में वर्तमान में 58, फ्रांस के पास में 57, रूस के पास में 36, जापान के पास में 33, दक्षिण कोरिया के पास में है 26 न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत के पास में 25 है, कनाडा के पास में 17 है। तो यहां पर भारत का आप स्थान देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर है न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या के आधार पर। हाईएस्ट आपके अमेरिका में 94। विश्व का पहला वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन काल्ड्रार हॉल था जो 17 अक्टूबर 1956 को यूनाइटेड किंगडम में खोला गया। जैसे राजस्थान भारत का तारापुर है 1969 में। इसी प्रकार विश्व का पहला कमर्शियल जो परमाणु स्टेशन था ना, वो काल्ड्र हॉल, ये कहां पर था? 1956 में यूके में खोला गया काल्ड्र हॉल।
विश्व स्तर पर 440 रिएक्टर संचालित है वर्तमान में। जैसे भारत में 25 है, यूएस में 94 है ना, टोटल मिला लेना तो 440 के आसपास रिएक्टर हैं लगभग 50 देशों के पास में, जिनसे वर्ष 2023 तक 2602 TWH विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। तो TWH, टी एन टेरा वट ओवर, टी टेरा का मतलब होता है, टेरा कहेंगे 10 की घात 12, 1 लाख करोड़ कह सकते हो, 1 ट्रिलियन के इक्वल लगभग। विश्व परमाणु संघ के अनुसार परमाणु ऊर्जा वर्तमान में लगभग 440 बिजली रिएक्टर, ऊपर आपको बताया 440 रिएक्टर हैं, और इन रिएक्टर से 9% बिजली का लगभग 9% जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे भारत में इलेक्ट्रिसिटी में 3% योगदान परमाणु ऊर्जा का, इस टाइप से विश्व में कितना योगदान है, 9% है। परमाणु ऊर्जा कम कार्बन बिजली का लगभग 1/4 प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा कम कार्बन शक्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत सबसे बड़ा है, और परमाणु ऊर्जा के साथ में कार्बन शक्ति दूसरा सबसे बड़ा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में लगभग 31 देशों में संचालित हो रहे हैं, और ये दुनिया की लगभग 10% बिजली का उत्पादन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि फ्रांस में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 65% भाग परमाणु ऊर्जा से। देखिए भारत में थर्मल ऊर्जा का लगभग रहता है 70% के आसपास, 3% है परमाणु ऊर्जा, लेकिन सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा है इसके द्वारा विद्युत उत्पादन हो रहा है वो फ्रांस में हो रहा है, 65% भाग है, जो किसी भी देश में सबसे अधिक प्रतिशत है। परमाणु ऊर्जा सबसे अधिक वैसे तो यूएसए में हो रही है, लेकिन बिजली के रूप में वो काम में ले रहे हैं सबसे अधिक फ्रांस में लिया जा रहा है। केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? केगा में आपने ऊपर ही देखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, केगा कर्नाटक में है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो 4 प्रमुख यूनिट है, केजीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और शुरुआत यहाँ पर केगा की 2000 में हुई है। 2011 में लास्ट यूनिट यहाँ पर स्थापित हुई है। बाक ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, इसको अपग्रेड करके अप्सरा यू नाम दिया है। 2018 में दोगुनी क्षमता के साथ फिर शुरू किया है। अप्सरा जो 2009 में बंद कर दिया गया था, और 2018 में अप्सरा अपग्रेडेड नाम करके अप्सरा यू के नाम से इसे पुनर्जीवित किया गया है। अप्सरा यू जिसकी कैपेसिटी दोगुनी की गई 2 मेगावाट है, और अप्सरा आपको पता ही है एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित 1956 में किया गया था। नवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में? नवीनतम ऊपर आपने देखा कुडनकुलम में है, और हाईएस्ट कैपेसिटी इसी की है 2000 मेगावाट की है, और ये 2013-14 में लगभग स्थापित किया गया था। और नवीनतम 2025 तक परिचालित आपको पूछ ले, ये तो पूछा गया है नवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। अभी सबसे लास्ट में जो स्थापित परिचालन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट है वो आपके राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 7 है। ये अभी आपके 2025 में स्थापित हुई है, 700 मेगावाट। ये स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है जो राजस्थान में हुआ। अब यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट व संबंधित राज्य में से सही मेल कौन सा नहीं है? जैसे काकरापार ऊपर ही आपने देखा गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, ठीक है, कलपक्कम कर्नाटक में, केगा कर्नाटक में। अब कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों ही तमिलनाडु में, कलपक्कम कर्नाटक में नहीं है, केगा कर्नाटक में जरूर है। तो यहां पर आपको बताऊं कलपक्कम, तो ये कलपक्कम आपके तमिलनाडु में। बाकी यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हो, तारापुर महाराष्ट्र में, मद्रास तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु में। निर्माणाधीन में गोरखपुर आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में, ये इंपोर्टेंट है। प्रस्तावित में माही बांसवाड़ा राजस्थान, गोरखपुर हरियाणा में, चुटका मध्य प्रदेश, भीमपुर मध्य प्रदेश, केगा कर्नाटक, जैतापुर महाराष्ट्र में, कावली कोवड़ा आंध्र प्रदेश में, मिथीबीरडी गुजरात में, हरिपुर है वो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयोग किए जाते हैं। मंदक के रूप में परमाणु भट्टी में जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर कंट्रोल करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा है, इससे कितने फीसदी विद्युत का उत्पादन होता है? भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा से जब उस समय सवाल पूछा गया था 2021 में, तब आंसर था 1.81। वर्तमान में अपडेट यह है कि 3% है जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से होती है। भारत में टोटल परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 8,880 मेगावाट कैपेसिटी है, 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है वो संचालित है, 11 निर्माणाधीन है। टारगेट है 2032 तक परमाणु क्षमता को 22,480 करना इस 8,880 से। भविष्य की योजना यह भी है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में कहां पर नया
न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश में दोस्तों 2 जगह, एक तो चुटका, एक भीमपुर, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो आपके निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। चुटका और भीमपुर प्रस्तावित है। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा इसके जनक थे। 1950 के दशक में ये प्लान बनाया गया था, त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम तथा थोरियम का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना। तो ये त्रिस्तरीय 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्र तट में जो मोनोजाइट रेत है वहां से यूरेनियम और थोरियम के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में काम करना। और ये 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1954 में होमी भाभा के द्वारा प्रस्तावित किया गया। 1958 में भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। अब यहाँ पर 3 स्टेज की बात करें तो कौन से हैं त्रिचरणीय? जो चरण फर्स्ट में यहाँ पर PHWR का उपयोग हो रहा है, यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का। और चरण फर्स्ट में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होगा और उद्देश्य है प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करना। सेकेंड स्टेज, इसमें फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग और ईंधन में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग है। और यहां से उद्देश्य है अधिक प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 बनाना। चरण 3 में थोरियम आधारित थर्मल रिएक्टर है, यानी थोरियम का स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना और इससे यूरेनियम 233 और थोरियम 2 ईंधन का उपयोग है। तो तीनों ही यहाँ पर अलग अलग स्टेज हैं इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों स्टेज के बारे में ब्रीफली आपको बता दिया गया है। भारत के पास विश्व का लगभग 25% थोरियम भंडार है, पर यूरेनियम सीमित मात्रा में, यूरेनियम सीमित है, थोरियम से यूरेनियम नहीं बन रहा है। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा 1956 में। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? तो ये प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा ही है, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया था। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट है। अप्सरा भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। 4 अगस्त 1956 को ये परिचालन में लाया गया है, 4 अगस्त 1956 में। और इसका उद्घाटन हुआ है 20 जनवरी 1957 को नेहरू जी के द्वारा। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया है। ये रिएक्टर यूरेनियम और भारी जल का प्रयोग करता है। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित हैं? तो 7 हो जाएगा। और सबसे पहला है तारापुर 1969 में और सबसे लास्ट है कुडनकुलम 2013 जो तमिलनाडु में। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंदौर में स्थापित है। 1984 में 19 फेब को इसकी स्थापना उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा की गई थी। ये जो राजा रमन उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मुख्यतः लेजर कण त्वरक, पार्टिकल एक्सेलरेटर और संबंधित टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करती है। तो इसकी स्थापना जो आपको पूछा 19 फेब 1984 हो जाएगी। इसका पहले नाम था सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट इसका नाम था। राजा रमन बाद में ऐड किया गया 2005 में। शुरुआत में 1984 में स्थापना के समय इसका नाम कैट था। 2005 में इसका नाम राजा रमन के सम्मान में बदला गया है और ये इंदौर में स्थित है। एक और सेंटर है VECC, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। वेरिएबल जो परिवर्तनीय एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, ये कोलकाता में है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस विभाग के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम में स्थापित है और कलपक्कम यानी तमिलनाडु कलपक्कम में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था RRC यानी रिएक्टर रिसर्च सेंटर। दिसंबर 1985 में इसका नाम चेंज होकर किया गया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इस इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कितने रिएक्टर हैं? तो रिएक्टर आप देख सकते हो, आपको पूछ ले फास्ट ब्रीडेड टेस्ट रिएक्टर कहां पर है? तो कलपक्कम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में है। 1985 में स्थापित हुआ था फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। अब आपको पूछ रहे कामिनी रिएक्टर कहां पर है? ये भी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1996 में स्थापित हुआ है कामिनी, जो ऊपर ही आपको बताया था इसका विवरण।
प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रिगेड रिएक्टर ये भी 2004 में स्थापित हुआ है, इसी सेंटर पर है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको बताया 1954 में स्थापित है। 1966 में इसका नाम 8 से भाभा किया गया, ट्रॉम्बे मुंबई में। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, जो प्राकृतिक रूप से लगातार अपन को पुनः उत्पन्न होती रहे। जो सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, जैव ईंधन की बात करें ना, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है, क्योंकि ये जैविक स्रोत, जैव ईंधन किससे मिलता है? पौधों से, फसलों से, पशु से। तो पौधे वगैरह तो फिर से उगाए जा सकते हैं ना, तो दोबारा यहाँ पर पुनः प्राप्ति इसकी की जा सकती है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, ये लाखों करोड़ों वर्ष प्रोसेस लगता है। अभी आप लगाना चाहोगे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बनाओगे आप, लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हो इसको, क्योंकि करोड़ों वर्ष लगते हैं। कैसे बनाओगे? प्राकृतिक गैस है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, आप धीरे धीरे इसका दोहन कर रहे हो, खत्म हो रहे हैं, तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। नाभिक के संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 100 मिलियन केल्विन। नाभिक के संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता है, जो लगभग 100 से 150 मिलियन केल्विन का हो, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जब मिलियन की बात आती है तब ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसका अंतर है कितना? 273 का तो अंतर है, लेकिन मिलियन में 273 क्या मायने रखता है? जैसे आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो ये किसके इक्वल है? केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे केल्विन के स्थान पर 0 है, 0 केल्विन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड? माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 का अंतर में मिलियन में फर्क नहीं है, चाहे आप 100 मिलियन केल्विन का हो, 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का हो, एक ही बात है। कहने का मतलब 10 से 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है नाभिक के संलयन के लिए। तो सूर्य में इतना तापमान होता है, तो सूर्य में नाभिक के संलयन जैसी अभिक्रिया देखने को मिलती है। नाभिक के संलयन में होता क्या है? हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिक आपस में टकराकर संलयन कर सके और भारी नाभिक बना सके, तो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाएंगे बस। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिक के संलयन ही है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया सूर्य के कोर में होती है, जहां तापमान लगभग ये 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड और अत्यधिक दाब होता है। कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन, कौन सा नाभिक के संलयन का उदाहरण है? तो नाभिक के संलयन जैसे सूर्य वाला आपने देखा, और जो हाइड्रोजन बम है ना, ये भी नाभिक के संलयन पर आधारित है। न्यूक्लियर बम विखंडन पर है, संलयन पर नहीं है। हाइड्रोजन बम में नाभिक के संलयन होता है, जहां पर हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज्यादा उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। न्यूक्लियर बम है, नाभिक के विखंडन पर आधारित है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे वो न्यूक्लियर बम थी। रिसर्च रिएक्टर का नाम जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा परीक्षण किया गया, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का कौन सा रिसर्च रिएक्टर है? तो BARC के अनुसंधान रिएक्टर की बात करें तो सबसे पहले अप्सरा का नाम आता है। 4 अगस्त 1956 को स्थापित है, नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। भारत और एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, यूके की सहायता से बनाया गया है, 2009 में बंद किया गया है। उसके बाद अप्सरा अपग्रेडेड की बात करें तो 2018 में स्थापित किया गया, दोगुनी क्षमता के साथ में। ध्रुव, ध्रुव भी ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का न्यूक्लियर रिएक्टर है, 1985 को स्थापित किया गया। इसका पहले नाम था R5, तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका नाम ध्रुव रखा था, ध्रुव तारा। भारत का सबसे बड़ा ये अनुसंधान रिएक्टर है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ध्रुव, ध्यान देना। साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर ये भी भाभा में स्थापित है, 1960 में हुआ था, 2010 में इसको बंद किया गया। साइरस यानी कनाडा इंडिया रिएक्टर है, तो कनाडा के सहयोग से स्थापित है। और साइरस रिएक्टर ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्पाइनिंग बुद्धा के लिए प्लूटोनियम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्लिना ये भी भाभा में स्थापित है, 14 जनवरी 1961 को स्थापित हुआ है जर्लिना। जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू असेंबलीज इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करें, पूर्णिमा फर्स्ट 1972 को स्थापित है, पहला थोरियम आधारित रिएक्टर प्रयोग यहां पर किया गया था पूर्णिमा फर्स्ट में। पूर्णिमा सेकंड 1984 में, पूर्णिमा थर्ड भी रिएक्टर ये है। और AHWRCF यानी एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर क्रिटिकल फैसिलिटी है, ये 2008 में स्थापित है। ये सभी ऊपर 9 रिएक्टर आपने देखे, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्थापित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? श्री विवेक भसीन है, 15 सितंबर 2023 से विवेक भसीन। अगला सवाल है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम में कामिनी, कामिनी की फुल फॉर्म यही है,
कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है। तो कामिनी इसका नाम हो जाएगा, जो कल्पक्कम में है परमाणु जो रिसर्च रिएक्टर है। और जो कामिनी ये रिएक्टर है, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। ध्यान देना, भाभा में नहीं, इंदिरा गांधी का है। 1996 में इसकी स्थापना हुई है। यूरेनियम 233 आधारित रिएक्टर है। 30 किलोवाट इसकी थर्मल आउटपुट है। और कामिनी रिएक्टर आपको बताया दुनिया का एकमात्र चालू परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करता है। अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने पर सहमति जताई थी? ये 2016 के करंट अफेयर्स में, जैसे 2019 एनटीपीसी भर्ती है 2021 में एग्जाम हुआ है, उस समय पूछा था। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी जो अमेरिका की है, इन्होंने एनपीसीआईएल के साथ समझौता करके परमाणु बिजली रिएक्टर पर काम करने की सहमति जताई थी। वो टोटल 6 थी। ये हालांकि बाद में रद्द भी कर दिया गया था। तो 6 थे। ये परियोजना आंध्र प्रदेश के कोवड़ा में स्थापित की जा रही थी उस समय जब स्थापित की गई थी, लेकिन वेस्टिंग हाउस द्वारा 2016 में प्रस्तुत टीसीओ यानी टेक्नो कमर्शियल ऑफर उसकी दिवालियापन प्रक्रिया के बाद अमान्य हो गया था। आदि प्ररूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर, ये कहां पर है? ये दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में। इसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट है। इसमें फ्यूल 2 टाइप के हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल है। मिक्स्ड ऑक्साइड में प्लूटोनियम डाइऑक्साइड और यूरेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पीएफबीआर में लिक्विड सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। भारत सरकार ने 2003 में परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को मंजूरी दी थी। इसमें मिक्स्ड फ्यूल काम में आ रहा है। चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? ये दोस्तों पाकिस्तान में है। चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 315 मेगावाट। इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ, 2016 में खत्म हुआ है। ये पीडब्ल्यूआर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है और ये पाकिस्तान साथ ही साथ चाइना के सहयोग से विकसित किया गया। पाकिस्तान अकेला तो बेचारा क्या ही बनाएगा इसको। अब जैसे ये चश्मा 3 का पूछा है, इसी टाइप से अन्य देशों के न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको पता होना चाहिए। अन्य देशों के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो जानते हैं। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो पेलो वेर्डे न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन एरिजोना है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये डेब्लो कैनियन पावर प्लांट है कैलिफोर्निया में। और एक है इंडियन पॉइंट एनर्जी सेंटर। इंडियन पॉइंट एनर्जी सेंटर आप सोच रहे होंगे ये भारत में होगा कहीं। नाम इसका इंडियन है लेकिन है ये न्यूयॉर्क में। इसका नाम भारत से इसका कोई मतलब नहीं है, ये वहां की एक जगह है। ये नाम न्यूयॉर्क राज्य के हडसन रिवर के किनारे स्थित एक स्थान से लाया है। इस स्थान का नाम था इंडियन पॉइंट और इसी पर यह नाम है, जो इंडियन पॉइंट एनर्जी सेंटर न्यूयॉर्क में, ये भी यूएसए में। ध्यान देना, इस टाइप से घुमाकर सवाल पूछ सकते हैं। अब रशिया की बात करें, रशिया में कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन है? रशिया में बेल्को न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बाल्को सरातो ओब्लास्ट में है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी रूस में है। और नोवोवोर्नेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो नोवोवोर्नेज न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दोस्तों गैरवेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद यहाँ पर पोलेल न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस में और कैटनोम न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस में। चाइना की बात करें तो चाइना में सिंचान न्यूक्लियर पावर प्लांट जिजियांग प्रांत में है, छिंचान। उसके बाद फाक्विंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो फाक्विंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है फुजियान में। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ताइशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ग्वांगडोंग प्रांत में। पाकिस्तान में आपने देखा चश्मा, जिसमें चश्मा C1, C2, C3, C4 है, ये मियावाली जिला पंजाब में है। और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है कराची सिंध में। जापान में भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्रमुख रूप से फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये फुकुशिमा प्रांत जापान में। और साथ ही साथ यहाँ पर काशीवाजकी कारिबा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जापान में। दक्षिण कोरिया की बात करें तो हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दक्षिण कोरिया में। और हम्बिट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरान में दोस्तों। बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान में। ब्रिटेन में है हिंकली पॉइंट जो निर्माणाधीन है। और सिजवेल बी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। बांग्लादेश में भी दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पाबना जिला बांग्लादेश में है। रशिया के सहयोग से अभी निर्माणाधीन है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट की, रशिया के सहयोग से।
अगला सवाल, नाभिक की भौतिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है नाभिक की भौतिकी के जनक माने जाते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को क्यों मानते हैं? क्योंकि एक तो रदरफोर्ड ने 1909 से 11 के दौरान प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी गोल्ड फॉइल प्रयोग किया था और इसके द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में एक घनत्व युक्त धनावेशित नाभिक होता है। उन्होंने नाभिक की खोज की और यह बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। उन्होंने प्रोटॉन की पहचान की थी और बाद में नाभिक के विखंडन पर भी कार्य किया था। अब विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक के बारे में देखते हैं। नाभिक की भौतिकी के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो अभी आपने ऊपर देखा। आधुनिक भौतिकी के अल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के मेंडलीफ हो जाएंगे। जीव विज्ञान के एरिस्टोटल अरस्तु। आधुनिक जीव विज्ञान कार्ल लिनियस द्विनामपत्ति। सूक्ष्म जीवी लिवेनहॉक। शारीरिकी हेरोफिल्स। अनुवांशिकी ग्रिगोर मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी थॉमस हंट मॉर्गन। कंप्यूटर विज्ञान चार्ल्स बेबेज। गतिकी न्यूटन। विद्युत माइकल फेराडे। रॉकेट विज्ञान ये हो जाएंगे आपके कॉन्स्टेंटिन सियोलकॉस्की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विक्रम साराभाई। नेक्स्ट सवाल है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी कहां पर स्थापित है? एनएफसी है दोस्तों हैदराबाद में 1971 में स्थापित हुआ। इस टाइप से भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान की अपन बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में स्थापित हुआ है मुंबई में। प्रथम सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग के होमी भाभा और प्रथम मंत्री जवाहरलाल नेहरू। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय 1949 में हैदराबाद में। भारी जल बोर्ड 1969 में मुंबई में। परमाणु ईंधन परिसर जो आपको सवाल पूछा है ना, वो यही एनएफसी है 1971 में हैदराबाद में। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल मुंबई में स्थापित, वेरी इंपोर्टेंट है, 1987 मुंबई में। यूरेनियम निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में जादूगोड़ा, ठीक है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड 1950 में मुंबई में, रेयर अर्थ हो जाएगा। और यूरेनियम निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड है जादूगोड़ा झारखंड। विकिरण और आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड यानी ब्रिट है 1989 में स्थापित है नवी मुंबई। भारतीय नाभिक की विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी 2003 में स्थापित है चेन्नई में। और टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थापित 1945 में। होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान 2005 में स्थापित मुंबई में। परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी 1969 में स्थापित मुंबई में। परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड 1955 में स्थापित मुंबई में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कब परमाणु विद्युत संयंत्र से पहली बार बिजली उत्पादित की गई थी? तो प्रथम बार बिजली उत्पादित वो भी स्वतंत्र भारत में और परमाणु विद्युत संयंत्र से। बिजली उत्पादित किससे? परमाणु ऊर्जा से। वो दोस्तों आपको पता है 1969 में तारापुर में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लिए स्थापित किया गया था? बिजली उत्पादन के लिए तो किया गया था। वैसे इससे पहले रिसर्च के लिए रिएक्टर आपने अप्सरा देखा था, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल रूप से बिजली उत्पादन के लिए 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर महाराष्ट्र में भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया गया था। 28 अक्टूबर 1969 को हो जाएगा, जिसमें 2 यूनिट BWR टेक्नोलॉजी पर यानी बॉयल वाटर रिएक्टर पर 2 यूनिट तारापुर फर्स्ट और तारापुर सेकंड स्थापित हुए हैं और प्रत्येक यूनिट की 160 मेगावाट कैपेसिटी थी अमेरिका के सहयोग से। तो ये भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब लागू किया गया? एटॉमिक एनर्जी एक्ट दोस्तों लागू हुआ है, 2 एक्ट है यहाँ पर। पहला एक्ट 1948 में लागू हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। यह स्वतंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा पर पहला कानून था। उसके बाद यहाँ पर एक्ट आया 1962 में, परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962, जो 1948 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। अभी 1962 वाला लागू है। परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, किसके अधीन होता है? सीधा ये प्रधानमंत्री का अधीन होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग है, पूरा मंत्रालय कह दो या विभाग कह दो प्रधानमंत्री के पास में होता है। और यहाँ पर भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए उत्तरदायी मंत्रीगण प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परमाणु ऊर्जा आयोग इससे पहले स्थापित हुआ था 3 अगस्त 1948 को और इसका पुनर्गठन हुआ था 1 मार्च। ये आयोग की वेबसाइट पर दे रखा है, इंपोर्टेंट है। पुनर्गठन 1 मार्च 1958 को एक सरकारी संकल्प के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ पुनः स्थापना इसकी की गई। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या फिर अध्यक्ष कह दो, वो कौन है? अजित कुमार मोहंती। और यही अजित कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं। और बाकी यहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग के लिए कार्यरत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा? परमाणु ऊर्जा के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन काम करता है वो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना होती है 1957 में, 29 जुलाई 1957 को स्थापित हुई है और इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में। ध्यान देना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है और स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। इसके सदस्य देश है दोस्तों 180, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मेंबर भारत भी है। सिक्स्थ डायरेक्टर जनरल, वर्तमान में इस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल ग्रोसी 2019 से है और इस अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देना। ऐसा नहीं परमाणु ऊर्जा से परमाणु बम बना रहे हो आप, यानी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा की मानक तय करना, परमाणु तकनीक का असैन्य क्षेत्र में प्रयोग सुनिश्चित करना, सदस्य देश को तकनीकी सहायता व निरीक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि नवादा जिले के राजौली में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर बात चल रही है। तो बिहार में आगामी समय में जो स्थापित होगा वो नवादा जिले के राजौली में होगा और बाकी यहाँ पर महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में 2 है, कुडनकुलम और कलपक्कम में, कर्नाटक में केगा है, गुजरात में काकरापार, उत्तर प्रदेश में नरोरा है। साइरस रिएक्टर भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? साइरस रिएक्टर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थापित हुआ है और भारत के ये भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र, जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वहां पर 1960 में स्थापित हुआ है। 2010 से ये बंद है कनाडा के सहयोग से। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? कोड नाम क्या था? प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा था। ये इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करें तो ये 1974 में हुआ है, 18 मई को। 18 मई 1974 में कहां पर हुआ है? पोखरण, जो राजस्थान के जैसलमेर में एक जगह है पोखरण, तो पोखरण परीक्षण स्थल के नाम से इसे जानते हो। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में नेतृत्व किसने किया है? वैसे उस समय सरकार या फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेतृत्व जो वैज्ञानिक की बात करें तो डॉक्टर राजा रमन और डॉक्टर होमी सेठना ने किया है। ये भूमिगत परमाणु विस्फोट किया गया था और इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है उसको टेस्ट करना। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण भी हो गया, जैसे 1974 में पहला हुआ, दूसरा हुआ है मई 1998 को, 11 और 13 मई को हुआ। और दूसरा, जैसे पहले का स्माइलिंग बुद्धा है, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। यह भी पोखरण में हुआ, इसे पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। इसमें कुल परीक्षण की संख्या की बात करें तो 5 परमाणु विस्फोट हुए हैं। 11 मई को 3 हुए हैं और 13 मई को 2 हुए हैं। ये परीक्षण भारत का दूसरा आधिकारिक परमाणु परीक्षण था और दूसरे परमाणु परीक्षण में वैज्ञानिक नेतृत्व किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम ने। राजनीतिक नेतृत्व यहाँ पर प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों हेनरी बैकरल ने की है। 1896 में इसकी खोज की गई है। बैकरल ने यूरेनियम लवण का अध्ययन करते समय, ऑटोमेटिकली खोज हो गई जब वो यूरेनियम लवण का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऊर्जा स्रोत यहाँ पर देखने को मिला जो किरणें अपने आप उत्सर्जित हो रही है और ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर सकती है। तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और उन्होंने ये खोज सहयोगवश कर दी थी। यूरेनियम यौगिक को एक काले कागज में लपेटकर फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर रखा और देखा कि अंधेरे में भी प्रकाशित हो रहा है। मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने आगे चलकर रेडियोधर्मिता पर गहन शोध किया और पोलोनियम व रेडियम तत्वों की भी खोज की। 3 वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं, हेनरी बैकरल जो रेडियो एक्टिविटी, मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी। इन तीनों वैज्ञानिकों को 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। हेनरी बैकरल रेडियोधर्मिता की खोज के लिए और क्यूरी दंपति जो पीरे और मैरी क्यूरी, इन्होंने भी रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में आगे का शोध किया और रेडियम पोलोनियम की खोज की है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, चीन का कृत्रिम सूर्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सवाल भी पूछा गया है। आर्टिफिशियल सन है ना, वो किस सिद्धांत पर है? ये कृत्रिम सूर्य, जैसे सूर्य में बात करें तो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन से, तो ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है कृत्रिम सूर्य। चीन के कृत्रिम सूर्य, इसका नाम है ईस्ट, ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक, तो ये ईस्ट इसका नाम हो जाएगा। और ये चाइना ने 2006 में
पहली बार इस टाइप से कृत्रिम सूर्य एक्टिव किया था नाभिक के सलन सिद्धांत पर। और ये दोस्तों इसका नाम ईस्ट है, हेफेई चीन में ये हुआ है स्थापित। तापमान इसका लगभग जो सूर्य का रहता है ना कोर का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये टोकमाक आधारित नाभिक के सलन सिद्धांत पर आधारित है। किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? जापान के पास परमाणु हथियार जो परमाणु बम वगैरह वो नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जापान के पास, बाकी और भी देश बताता हूं जो परमाणु हथियार विहीन है, परमाणु विहीन देश है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है। जर्मनी नाटो का सदस्य है लेकिन परमाणु हथियार जर्मनी के पास नहीं है, जापान के पास नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों से दूर रहने की नीति अपनाई जापान ने। तकनीकी क्षमता है लेकिन नीतिगत रूप से परमाणु हथियार नहीं रखता जापान। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे के बावजूद स्वयं परमाणु हथियार नहीं रखता दक्षिण कोरिया। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि का पालन करता है। कनाडा नाटो सदस्य लेकिन परमाणु हथियार नहीं रखता है। इटली के पास नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। अर्जेंटीना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सभी के पास परमाणु हथियार नहीं है। परमाणु हथियार नहीं है ऐसे मैक्सिमम देश है परमाणु हथियार अप्रसार संधि के साथ जुड़े हुए हैं। एनपीटी शॉर्ट से कह सकते हो आप। तो परमाणु हथियार अप्रसार संधि है ना, ये अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। और इस पे शुरुआत जो इस एनपीटी संधि की हुई है, प्रारंभिक हस्ताक्षर 1968 को हुए हैं, प्रवेश में आई है 1970 को। वर्तमान में इसके सदस्य देश लगभग 190 हैं। और गैर सदस्य देश जैसे इस परमाणु अप्रसार जो संधि है एनपीटी, इसमें कौन से देश सदस्य नहीं है? तो परमाणु हथियार अप्रसार संधि में भारत सदस्य नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इजराइल नहीं है, दक्षिण सूडान नहीं है। एनपीटी के 3 प्रमुख पिलर्स हैं। एक तो अप्रसार, यानी यहाँ पर केवल 5 देशों को अनुमति है, तो ये इसलिए भारत इस पर शामिल नहीं हुआ है। या तो सभी देशों को अनुमति न हो, और फिर 5 देशों को क्यों अनुमति है परमाणु हथियार रखने की? बताओ भाई, यूएस को परमाणु हथियार, देखिए ये संधि के देश हैं, ये सदस्य हस्ताक्षर किए फिर भी इनको अनुमति है। यूएस है, यूके है, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये रख सकते हैं परमाणु हथियार रखने की, इनको मान्यता है। यूएस, यूके, फ्रांस, और ऊपर आपने देखा जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड है, ये परमाणु हथियार नहीं रखते। तो कहने का मतलब ये इस संधि से जुड़े हुए, ये इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश है। और ये देश रख सकते हैं यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। और अन्य देशों के लिए प्राप्त या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। ये परमाणु जो हथियार रखने की टेक्नोलॉजी है, अन्य देश को ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है। निरस्त्रीकरण और इसका उद्देश्य है सभी सदस्य देश परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में कार्य करेंगे और शांतिपूर्ण इसका उपयोग करेंगे। कौन सा जीवाश्म ईंधन संसाधन है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। तो कोयला जीवाश्म ईंधन का संसाधन है। देखिए, मुख्य जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला आता है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ठोस ईंधन है। कोयला की 4 प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रासाइट में, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है, कार्बन कम है। अब जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोलियम भी आता है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की बात करें तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सभी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। तो पेट्रोलियम आता है आपके फॉसिल फ्यूल में या फिर जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। प्राकृतिक गैस है, मिथेन वगैरह, ये भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। फ्यूल के रूप में, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 हो जाएगा। देश की कुल बिजली उत्पादन आपूर्ति में भारत में किसका योगदान 5% से कम है? भारत में परमाणु ऊर्जा 3% है। परमाणु ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन होती है ना, भारत में टोटल बिजली उत्पादन से परमाणु ऊर्जा से जो होती है वो 3% है। तो अभी जो लेटेस्ट बताता हूं मैं आपको, सोर्स बताता हूं, नीति आयोग की वेबसाइट से जो लिया है यहाँ पर डाटा। अब देखिए, भारत में एक तो स्थापित क्षमता है और उससे वास्तविक उत्पादन कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कुल क्षमता है भारत की 475 गीगावाट है, और बिलियन यूनिट जो 1821 है वो अभी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर बात करते हैं स्थापित क्षमता का ये परसेंटेज है, और वर्तमान में जो प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो कोयला से सबसे अधिक है, 73% कोयला से। सौर ऊर्जा से है 7% है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता ज्यादा है लेकिन जनरेट कम हो रही है। यहाँ पर कोयला की कम है लेकिन सौर ऊर्जा वगैरह कम हो गई, तो ये परसेंटेज में ज्यादा हो गई है। पवन ऊर्जा है 4.55% जनरेट हो रही है। जल विद्युत है 8.16% है। परमाणु ऊर्जा लगभग 3.11% जनरेट हो रही है।
तेल और गैस, ऑयल एंड गैस 1.75% है, बायो पावर है 0.81 और स्मॉल हाइड्रो है 0.62%। तो ये वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वास्तविक उत्पादन हो रहा है। कोयला का सबसे अधिक, जो थर्मल आप कहते हो, थर्मल एनर्जी, वो कोयला की ही है, वो सबसे अधिक है 73%। सूर्य ऊर्जा लगभग 8% है, पवन ऊर्जा लगभग 4.5 है, जल विद्युत है वो 8% है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन सवाल लेते हैं, ऊर्जा के लिए नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन था आपके थोरियम। थोरियम नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय तो ये खत्म नहीं होते, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जैव, भूतापीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी आ जाएंगे। तो ये आपके 47 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेंगे थाल, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा, थर्मल एनर्जी है, पवन ऊर्जा, इनके क्वेश्चन है, थोड़ा अलग डाटा भी तैयार किया जा रहा है, इसका कंटेंट वो आप कहेंगे तो अलग वीडियो डाल देंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारे सवाल एनटीपीसी में पूछे हुए हैं, इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपने जाना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 2025 एनटीपीसी एग्जाम जो अभी जून में स्टार्ट हो रही है। बाकी आपको चाहिए रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम के जीके जीएस है, चाहे 2024 के है, 2025 की बात करें, 2025 में अभी मार्च में आरपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, सभी 36 शिफ्ट के आपको 1800 जीके जीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड है, सरकारी योजनाएं हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है, नृत्य उत्सव है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। सभी इस टाइप से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, टीटीजे के कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साइंस स्पेशल कोर्स भी अपना ऐप पर अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर दो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एनसीईआरटी आधारित, जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल, एएलपी के लिए स्पेशल जो अभी एग्जाम अभी भर्ती आई है उस हेतु ये तैयार किया गया है। तो ज्वाइन हो सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल करके। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना चाहते हो, अभी ऑफर चल रहा है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो लेना। मिलते हैं नए वीडियो में।